मैं एक ऐसे भारत को बनाऊंगा जिसमें गरीब से गरीब भी यह अनुभव करेंगे कि यह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी आवाज़ का महत्व है, जिसमें ऊंच नीच नहीं होंगे, सभी संप्रदाय मिलजुल कर रहेंगे। ऐसे भारत में अस्पृश्यता और नशाखोरी जैसी बुराइयों के लिए कोई स्थान न होगा। मेरे स्वराज्य का ध्येय अपनी सभ्यता की विशेषता को अक्षुण्य बनाए रखना है। मैं बहुत सी नई बातों को लेना चाहता हूँ, पर उन सबको भारतीयता का जामा पहनाना होगा। मैं पश्चिम से सहर्ष उधार लूँगा, बशर्ते मैं मूल को ब्याज सहित लौटा सकूँ। भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। ऐसा तभी कहा जा सकेगा जब जनता यह अनुभव करने लगेगी कि उसे अपनी उन्नति करने तथा रास्ते पर चलने की आज़ादी है। ये शब्द थे एक आम आदमी के, जिसे उसके कार्यों और विचारों ने महान बनाया। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें प्रस्तावना की ज़रूरत नहीं। आज़ादी की लड़ाई में बहुत से युद्धवीरों ने अपना योगदान दिया और सबके मतों में भिन्नता भी थी, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि आदर्शों और मतों में भिन्नता के बावजूद किसी ने भी अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने आदर्शों को ताक पर नहीं रखा। दुर्भाग्यवश हमारा युवा इतिहास के गलियारों में झांके बिना ही अपनी राय किसी के लिए भी कायम कर लेते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति का भी ध्रुवीकरण होता गया और आदर्श केवल एजेंडा के रूप में ही प्रस्तुत होने लगे। झाड़ू और कचरे के साथ गांधी जयंती में फोटो डालने से बापू का सपना सच नहीं होने वाला। सिद्धांतों को जीना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा और इस धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी पड़ेगा। बापू की जीवन यात्रा संक्षेप में बता पाना संभव नहीं, पर उनके जीवन की किताब के कुछ पन्नों को सुनाने का एक छोटा सा प्रयास। उम्मीद है आपकी सोच को दृढ़ता और संवेदनशीलता प्रदान करने में मदद करेगा। गांधी जी को भारतीयों के प्रति होने वाले भेदभाव के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। आए तो थे 1 वर्ष में सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे को निपटाने के लिए, पर उन्हें वहां समस्त भारतीयों को उनके नागरिक अधिकार दिलाने के लिए 21 वर्ष से अधिक समय तक रुकना पड़ा। उन्होंने सन 1914 में अफ्रीका से अंतिम विदाई ली थी। अफ्रीका पहुंचने पर गांधी जी को बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। अफ्रीका में गांधी जी का जीवन संघर्षमय था। जहाज से उतरने पर गांधी जी का अब्दुल्ला सेठ ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया था। गांधी जी ने ज्यों ही अपने भाई की चिट्ठी सेठ के हाथों में दी, सेठ उसे पढ़कर असमंजस में पड़ गए। उन्हें बैरिस्टर गांधी को 2500 फीस के अलावा आने जाने का जहाज किराया भी देना था। उनके रहने खाने आदि का प्रबंध भी उन्हें ही करना था। गांधी जी का साहबी ठाट देखकर सेठ को लगा, भाई ने तो मेरे यहाँ सफ़ेद हाथी बंधवा दिया है। उस समय उनके पास कोई काम नहीं था। उनका दीवानी मुकदमा ट्रांसवाल में चल रहा था। जिस पर उन्होंने मुकदमा चला रखा था वह ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया में रहता था। वे बैरिस्टर को वहां अकेला भेजने में झिझक रहे थे। मन में शक था कि कहीं यह बैरिस्टर विपक्षी से मिलकर मामला चौपट न कर दे। अनेक प्रकार की शंकाओं से सेठ का मन आगे पीछे हो रहा था। सेठ के पास उस समय गांधी जी के लिए 2 ही काम थे, एक मुकदमे का और दूसरे कलरकी का। सेठ बहुत कम पढ़े लिखे थे, परंतु व्यवहार ज्ञान में कम नहीं थे। काम चलाओ अंग्रेजी जानकर अंग्रेज व्यापारियों से लेन देन का काम चला लेते थे। उनका व्यापार बहुत फैला हुआ था। उनके अपने जहाज भी चलते थे। भारतीय उनका बड़ा सम्मान करते थे। सेठ अब्दुल्ला अपने बैरिस्टर को कचहरी दिखाने ले गए। वहाँ उन्होंने वकीलों से परिचय कराया और फिर एक मैजिस्ट्रेट की अदालत में ले गए। मैजिस्ट्रेट बड़ी देर तक उन्हें घूरता रहा, फिर बोला, तुम अपनी पगड़ी उतारो। गांधी जी उस समय बंगाली पगड़ी पहने हुए थे। उन्होंने मैजिस्ट्रेट की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। वे अदालत के बाहर निकल आए। गांधी जी का अंग्रेजों से यह पहला मोर्चा था। बाहर निकलकर उन्होंने सोचा कि पगड़ी के स्थान पर टोप क्यों न लगाया जाए, पर सेठ को उनका यह विचार पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, बैरिस्टर साहब, यदि आप इस समय ऐसा करेंगे तो उसका प्रभाव उल्टा होगा। भारतीयों पर और कड़े अपमानजनक बंधन लगाने का उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। एक बात और है, टोप लगाने पर
गोरे आपको वेटर कहने लगेंगे। गांधी जी को सेठ की सलाह अच्छी लगी। उन्होंने पगड़ी कांड को अखबारों में छपवाया, जिससे 3-4 दिनों में ही दक्षिण अफ्रीका में उनकी प्रसिद्धि हो गई। सेठ के प्रतिवादी और अटॉर्नी प्रिटोरिया में रहते थे। बैरिस्टर गांधी को वहां जाकर मामले को स्वयं समझना था और अटॉर्नी को समझाना था। सेठ ने उन्हें पहले दर्जे का टिकट कटाकर रेल के पहले दर्जे के डिब्बे में बैठा दिया। गांधी जब रात के लगभग 9 बजे नेटाल की राजधानी मैरिप्सबर्ग पहुंची तो उस समय डब्बे में एक अंग्रेज घुसा और एक काले आदमी को देखकर पहले तो चौंका, फिर रेल अधिकारी को ले आया और अपमान भरी आवाज में बोला, उतर, दूसरे डिब्बे में जा। गांधी जी ने कहा, मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है, मैं दूसरे डिब्बे में नहीं जा सकता। गोरे ने जिद की और अशिष्टता से बोला, नहीं उतरेगा तो तुझे जबरदस्ती उतार दिया जाएगा। गांधी जी नहीं उतरे और सचमुच उन्हें जबरदस्ती उतार दिया गया और उनका सामान प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। गांधी जी रेलवे कर्मचारी से बहस करते ही रहे और गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे बढ़ गई। रात बीतती जा रही थी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। गांधी जी ठिठुरते कांपते वेटिंग रूम में बैठे रात भर सोचते रहे, क्या मुझे अपने अधिकारियों के लिए लड़ना चाहिए या चुपचाप स्वदेश लौट जाना चाहिए। परंतु मुकदमे को अधूरा छोड़कर भागना भी तो कायरता होगी। मुझ पर आज जो बीती है वह एक महारूप का लक्षण है। यहाँ भारतीय इसी तरह अपमानों को सहते आ रहे हैं। कुछ भी हो, मैं प्रत्येक स्थिति का सामना करूँगा। राग द्वेष से दूर रहकर अन्याय का विरोध करूँगा। यह अंतरात्मा की आवाज़ थी जिसने उन्हें भावी कार्यक्रम की रूपरेखा निश्चित कर दी। सवेरे गांधी जी ने सेठ अब्दुल्ला को तार भेजकर रात वाली घटना की सूचना दी, जिससे सेठ ने तुरंत स्टेशन मास्टर को उन्हें रेल यात्रा की सुविधा देने के लिए तार दिया और बीच के स्टेशनों पर अपने लोगों को गांधी जी से मिलने के लिए तार द्वारा सूचना दी। गांधी जी पुनः गाड़ी में बैठे। गाड़ी उन्हें चार्ल्स टाउन ले गई। चार्ल्स टाउन से प्रिटोरिया तक रेल नहीं थी, इसलिए कोच में यात्रा करनी पड़ी थी। वहाँ से उन्हें घोड़ा गाड़ी में यात्रा करनी थी। कोच के एजेंट ने गांधी जी के टिकट को स्वीकार नहीं किया। यद्यपि गांधी जी बैरिस्टर थे, पर थे तो भारतीय और गोरे लोग भारतीयों को कुली ही समझते थे। गांधी जी के बहुत कुछ झगड़ने पर एजेंट ने उन्हें कोच बॉक्स पर बैठने की अनुमति दे दी। गांधी जी कोच के भीतर बैठना चाहते थे, पर एजेंट उन्हें कोच में ले जाने के लिए राजी ही नहीं था। तब उन्हें कोच के बाहर ही बैठकर प्रिटोरिया जाना पड़ा। जब कोच अगले मुकाम पर पहुंची तो जिस गोरे ने उन्हें कोच बॉक्स पर बैठने की अनुमति दी थी, उसी ने उन्हें पुनः उठाने की कोशिश की। अब तुम नीचे बैठो, मैं ड्राइवर के पास बैठूंगा। अरे, तुम्ही ने तो मुझे बॉक्स पर बैठाया था, अब तुम मुझे अपने पैरों के नीचे बैठाना चाहते हो। मैं हरगिज नहीं बैठूंगा, अब मैं कोच के भीतर बैठूंगा। गोरा गांधी के दृढ़तापूर्ण उत्तर से चिढ़ गया। उसने उनके सिर पर चोट की और वह जबरन उसे बॉक्स से नीचे उतारने की कोशिश करने लगा। गांधी जी कोच बॉक्स के लोहे की छड़ को मजबूती से पकड़े रहे और मार खाते रहे। यह अमानवीय दृश्य देखकर कुछ अंग्रेज यात्रियों की मानवता जागी और उन्होंने उन्हें कोच के भीतर बैठाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वे जोहान्सबर्ग पहुंचे। प्रिटोरिया पहुंचने के पूर्व उन्हें इस नगर में ठहरना पड़ा, क्योंकि जिस व्यक्ति से उन्हें यहाँ मिलना था वह वहीं पहुंच पाया था। वे वहाँ एक बड़े होटल में पहुंचे और ठहरने के लिए कमरा मांगा। मैनेजर ने जगह न होने की बात कहकर उन्हें टाल दिया। तब वे एक भारतीय की दुकान पर गए। जब उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई तो उसने कहा, भाई, ऐसी घटनाएं तो हम लोगों के साथ प्रायः घटती ही रहती है। होटल में कमरे नहीं मिलते, हम गोरों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, पहले दूसरे दर्जे में हम रेल यात्रा नहीं कर सकते, बसों में इज्जत से नहीं बैठ सकते, क्या कहे, हजारों मुसीबतें हैं। गांधी जी को रेल यात्रा पर प्रिटोरिया जाना था और वह पहले दर्जे में ही यात्रा करना चाहते थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर को एक चिट्ठी लिखी कि मैं बैरिस्टर हूँ, हमेशा फर्स्ट क्लास में यात्रा करता हूँ, मुझे जल्दी फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए। चिट्ठी भेजने के बाद वे पाश्चात्य वेशभूषा में गए। स्टेशन मास्टर ने उन्हें फर्स्ट क्लास की टिकट दे तो दी, पर यह प्रार्थना की कि यदि कोई मार्ग में कोई फर्स्ट क्लास के डिब्बे से उतार दे तो आप रेलवे के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही ना करें। गांधी जी ने उनकी बात मान ली। गांधी जी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे थे कि गार्ड टिकट चेक करने के लिए पहुंच गया। उनसे थर्ड क्लास में जाने के लिए आग्रह करने लगा। सौभाग्य से एक अंग्रेज यात्री ने उन्हें अपने साथ यात्रा करने देने में अपनी सहमति प्रकट की। गार्ड झल्लाकर बड़बड़ाया,
अगर तुम गोरे लोग काले कुली के साथ बैठना पसंद करते हो तो मुझे क्या करना है, भाड़ में जाओ तुम सब। गांधी जी की वह रात्रि यात्रा शांतिपूर्ण निपट गई। प्रातः प्रिटोरिया स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो उन्हें लेने कोई नहीं आया। उनका किसी होटल में जाने का साहस नहीं हुआ। उन्हें सोच विचार में देखकर एक अमेरिकी निग्रो उनकी सहायता के लिए तैयार हो गया। वह उन्हें एक अमेरिकी होटल में ले गया। मैनेजर ने उन्हें इस शर्त पर ठहराना स्वीकार किया कि वे अपने कमरे में ही भोजन करें, भोजन करने के बड़े कमरे में नहीं। मैनेजर भला आदमी था। गांधी जी से बोला, मुझे आपको डाइनिंग हॉल में बैठाने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरे गोरे ग्राहक काले आदमियों के साथ खाने में आपत्ति उठाते हैं। फिर भी मैनेजर ने एक बार अपने गोरे ग्राहकों से पूछा कि भारतीय बैरिस्टर हैं, आप लोगों के साथ भोजन कक्ष में बैठकर भोजन करना चाहते हैं। जब गोरों ने आपत्ति नहीं उठाई तो गांधी जी ने उनके साथ बैठकर भोजन करना प्रारंभ कर दिया। दूसरे दिन गांधी जी सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे के काम में लग गए। मामला पेचीदा था, हिसाब किताब की बड़ी उलझनें थी। गांधी जी को स्वयं अध्ययन कर अटॉर्नी को पेचीदगी समझानी थी। मामले को ठीक समझने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि यदि वादी प्रतिवादी में समझौता न हुआ तो दोनों अदालत के खर्च में पिस जाएंगे। जीतने वाला भी आर्थिक दृष्टि से हार में रहेगा। उन्होंने शेख अब्दुल्ला को पंच फैसले पर राजी कर लिया। इस तरह वादी प्रतिवादी में आपस में समझौता कराने में गांधी जी सफल हुए। गांधी जी को अपनी सफलता पर बेहद खुशी हुई। उन्हें वकालत करने का सच्चा गुर मिल गया। उन्होंने आत्मकथा में लिखा है, इस मामले में मैंने मानव स्वभाव के अच्छे पक्ष को पहचानना जान लिया और मनुष्य के हृदय को जीतने की कला सीख ली। गांधी जी ने लगभग 20 वर्ष तक वकालत की। उन्होंने कई मामलों में वादी प्रतिवादियों को कचहरी में न ले जाकर आपस में समझौता कराकर संतुष्ट किया। वे समझौते के मार्ग से मुकदमा निपटाने को अपनी जीत माना करते थे। झूठे मुकदमे की वे कभी पैरवी ही नहीं करते थे। अदालत के सामने जाने पर यदि उन्हें अपने मुवक्किल का पक्ष असत्य जान पड़ता तो वे जज के सामने उसे प्रकट कर देते। इससे अच्छा प्रभाव पड़ता। झूठा मुकदमा लेकर कोई मुवक्किल उनके पास आने का साहस ही नहीं करता था। प्रिटोरिया में सेठ अब्दुल्ला के मामले में समझौते कराकर गांधी जी डरबन लौट गए और भारत लौटने की तैयारी करने लगे। जब सेठ उन्हें विदाई भोज दे रहे थे उसी समय उनके हाथ में किसी ने नैटाल मरकरी नाम का अखबार दे दिया। उसमें नैटाल विधानसभा की रिपोर्ट छपी थी, जिसमें भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में उपस्थित करने की बात थी। पढ़ते ही उन्होंने भारत जाने का विचार स्थगित कर दिया और विधानसभा में पेश करने के लिए एक दरखास्त तैयार की। साथ ही सरकार से विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करने की अपील भी की। गांधी जी ने सेठ अब्दुल्ला के सभापतित्व में विरोध कमेटी कायम की। कमेटी के सभापति की हैसियत से सेठ ने विरोध का तार भेजा। सन 1894 में भारतीय की ओर से इस प्रकार के प्रार्थना पत्र और तार भेजने का यह प्रथम अवसर था। परिणाम यह हुआ कि विधानसभा कार्यवाही 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई, पर 2 दिन के पश्चात वाली बैठक में यह बिल पास हो गया। गांधी जी ने उस समय के राष्ट्र विचारों के नेता दादा भाई नौरोजी को, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे, दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं से परिचित कराया। उन्होंने बड़ी नम्रता से उन्हें पत्र लिखा, मैं अनुभवहीन नवयुवक हूँ, मुझसे भूल हो सकती है। जो जिम्मेदारी मैंने अपने कंधे पर उठाई है वह भारी है। आप मुझे समय समय पर परामर्श देते रहे। भारतीयों को अभी तक किसी आंदोलन का अनुभव नहीं था। गांधी जी की प्रेरणा से उन्हें अपने अधिकारों को समझने की उत्सुकता पैदा हुई। नया उत्साह भर गया, नई उमंग दौड़ गई, सभाएं होने लगी, चंदा एकत्रित होने लगा। पुराने बसे हुए भारतीयों ने बड़े उत्साह से काम करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश उपनिवेश मंत्री लॉर्ड रिपन के पास नैटाल विधानसभा में पास हुए बिल के विरुद्ध 10,000 भारतीयों के हस्ताक्षरों सहित दरख्वास्त भेजी गई। गांधी जी ने जब पुनः भारत लौटने की इच्छा प्रकट की तो भारतीयों ने बड़ी मनुहार करके उन्हें जाने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए एक स्थायी संगठन बनाया और उसका नाम नैटाल इंडियन कांग्रेस रखा। इसकी स्थापना 22 अगस्त 1894 के दिन हुई। सेठ अब्दुल्ला कांग्रेस के अध्यक्ष और बैरिस्टर गांधी उनके मंत्री चुने गए। एक ही महीने में लगभग 200 सदस्य बना लिए गए, जिनमें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई सभी शामिल थे। समान संकट के समय जाति विरोध भूलकर सभी एक हो गए थे। लॉर्ड रिपन को जो प्रार्थना पत्र भेजा गया था उसका असर हुआ। उन्होंने नैटाल विधानसभा का
भारतीयों को मतदान से वंचित करने वाला कानून अमान्य कर दिया। इससे भारतीयों में हर्ष की लहर फैल गई। अब गांधी जी ने भारतीय समाज की भीतरी समस्याओं पर ध्यान दिया। गोरों का यह आपेक्ष बहुत अंशों में ठीक था कि भारतीय सफाई से नहीं रहते, अतः गांधी जी ने सबसे पहले भारतीयों को घरों की सफाई और व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के नियम पालने का उपदेश देना प्रारंभ किया। समय समय पर भाषणों के आयोजन होने लगे। उनमें गांधी जी अपने विचारों को प्रकट करने लगे। उन्होंने भारतीयों को अपनी सामाजिक स्थिति के अनुरूप अच्छे ढंग से रहना सिखलाया। नैनीताल में गुजराती जानने वाले भारतीयों की संख्या अधिक थी, इसलिए सभाओं की कार्यवाही गुजराती में रखी जाती थी। लोकमत तैयार करने के लिए उन्होंने नैनीताल भारतीय शिक्षण संघ की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से पुराने भारतीयों के बच्चों को शिक्षित कर वे उनमें मातृभूमि का प्रेम जागृत करना चाहते थे। संस्था के सदस्य नियमित रूप से एकत्र होते, भाषण देते या लेख पढ़कर अपने विचार व्यक्त किया करते थे। नैनीताल कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका की ब्रिटिश जनता और भारतीय जनता को प्रवासी भारतीयों की स्थिति से परिचित कराना चाहती थी। गांधी जी जो भी लिखते उनमें सच्चाई होती। वे बढ़ा चढ़ाकर कोई बात न लिखते, न बोलते थे। ट्रांसवाल और केप टाउन में भी नैनीताल कांग्रेस के समान संस्थाएं थीं। यद्यपि उनके संविधान भिन्न थे, पर उद्देश्य एक ही थे। गांधी जी ने भारतीय कुलियों की जो दशा देखी थी वह बड़ी करुण थी। एक दिन उनके दफ्तर में बाल सुंदरम नामक एक तमिल कुली फटे चिथड़ों में उनके पास आया। उसके सामने के 2 दांत टूटे हुए थे और मुंह से खून बह रहा था। वह हाथ में पगड़ी रखे हुए था, क्योंकि गोरे काले कुली के सिर पर पगड़ी देखकर सहन नहीं करते थे। यह दृश्य देखकर गांधी जी का हृदय दहल उठा। उन्होंने उसे पगड़ी पहनना, साफ सफाई के साथ इज्जत से रहना सिखलाया। बाल सुंदरम एक अंग्रेज के घर काम करता था। उसने उसे बुरी तरह से पीटा था कि उसके दांत उखड़ गए थे और मुंह से खून बह रहा था। यह गांधी जी को अपना दुखड़ा सुनाने आया था। भारतीयों को उनके मालिक गुलाम समझते थे और उनसे सुंदरम के समान निर्दय व्यवहार करते थे। सन 1994 में नैनीताल सरकार ने प्रवासी भारतीयों पर 25 पाउंड वार्षिक कर लगाना चाहा, क्योंकि वे अपने परिश्रम से गोरों की अपेक्षा अधिक कमाने लगे थे। दक्षिण अफ्रीका में उनका भविष्य में प्रवेश न हो, इस दृष्टि से वे उन पर तरह तरह के सख्त प्रतिबंध लगाना चाहते थे। कई भारतीय जो कुली बनकर आए थे, धीरे धीरे मकान और जमीन के मालिक बनने लगे। गोरे उन्हें समान अधिकार नहीं देना चाहते थे। प्रवासी भारतीयों पर वार्षिक कर लगाने के पहले नैनीताल सरकार को भारत सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था। नैनीताल सरकार के बहुत जोर देने पर भारत सरकार ने कर तो रहने दिया, पर 25 पाउंड के स्थान पर केवल 3 पाउंड कर लगाने की अनुमति दे दी। इस कर के बुरे परिणाम की ओर भारतीय नेताओं का भी ध्यान गया। भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि इससे संयुक्त परिवार बिगड़ जाएगा, पुरुष अपराध करने लगेंगे। गांधी जी को इन करों को रद्द कराने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। गांधी जी जब नैनीताल में बस गए, तब भी प्रिटोरिया के ईसाई मित्र उन्हें नहीं भूले। डरबन के ईसाई मिशन के प्रमुख पादरी उनके घनिष्ठ मित्र बन गए। उनके साथ उन्होंने ईसाई धर्म ग्रंथों का, विशेषकर बाइबल का अध्ययन किया। साथ ही हिंदू धर्म शास्त्र भी पढ़े। मैक्स मूलर के ग्रंथ, उपनिषद, मोहम्मद साहब की जीवनी और पारसियों के ग्रंथ भी पढ़े। कुछ समय तक योगाभ्यास भी किया। टॉलस्टॉय के ग्रंथों का भी उनके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके दक्षिण अफ्रीका के कार्यों का भारत में अच्छा प्रचार हुआ। प्रवासी भारतीयों की दशा का ज्ञान भारतीयों को होने लगा। 25 वर्ष के तरुण गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों पर ढाए जाने वाले जुल्मों के विरुद्ध आंदोलन का श्री गणेश कर गोरों के हृदय दहला दिए। कुली बैरिस्टर अब उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाता था। वे सेठ अब्दुल्ला के दीवानी मुकदमे की पैरवी करने 1 वर्ष के लिए आए थे। उन्होंने दोनों पक्षों में समझौता कराकर उसे अवधि से पूर्व ही निपटा दिया था। उसके बाद उन्होंने भारतीयों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाने का काम हाथ में लिया। यद्यपि आंदोलन समाप्त करने का समय नहीं आया था, फिर भी उन्हें देश और घर की जिम्मेदारी के अनुभव हो रही थी। 3 वर्ष हो चुके थे। सच्चाई के कारण उनकी वकालत चमकने लगी थी। उन्होंने अफ्रीका में ही बसकर वकालत करने का इरादा किया था। साथ ही भारतीयों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समय समय पर आंदोलन करना भी उनका उद्देश्य था, जिसका श्री गणेश वे कर चुके थे। स्वदेश वे अपनी पत्नी और बच्चों को लाने के लिए जाना चाहते थे। जहाज से कोलकाता की ओर प्रस्थान किया। लंबी यात्रा थी, समय काटना था, इसलिए उसका सदुपयोग करने की दृष्टि से उन्होंने तमिल और उर्दू सीखी। दिल बहलाने के लिए कभी कभी वे शतरंज भी खेलते रहते। जब जहाज हुगली पहुंचा, तब मातृभूमि के दर्शन कर
गांधी जी का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। भारत माता की मूर्ति कल्पना में झूलने लगी। हृदय वंदे मातरम बोल उठा। सचमुच उस समय वे बहुत भावुक उठे। कोलकाता में गांधी जी का किसी से परिचय नहीं था, फिर भी देशी व अंग्रेजी भाषा के पत्रकारों से वे मिलने लगे। उन्हें स्टेट्समैन द इंग्लिशमैन के संपादकों ने बड़ा प्रोत्साहन दिया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों पर होने वाले अन्याय की घटनाओं को सुनकर अग्रलेख लिखे। कोलकाता से गांधी जी राजकोट के लिए रवाना हुए। मार्ग में इलाहाबाद में गाड़ी बहुत समय तक रुकती थी, अतः उन्होंने इस समय का भी सदुपयोग किया। पायोनियर के दफ्तर में गए, उसके संपादक से मिले और उसे प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा से परिचित कराया। पायोनियर के संपादक ने समाचार अग्रलेखों और टिप्पणियों से उनके विचारों का जोरदार समर्थन किया। राजकोट पहुंचने पर वे शांत नहीं बैठे। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की दयनीय दशा और उन पर गोरों के अत्याचारों की हृदय विदारक घटनाओं से भरी एक पुस्तक लिखी। उसका आवरण पृष्ठ हरा था, इसलिए वह हरी पुस्तिका के नाम से मशहूर हो गई। इसकी प्रतियां भारत और इंग्लैंड के समाचार पत्रों को भेजी गईं। अफ्रीका के गोरों के हाथों में जब यह पड़ी तो वे क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि गांधी को दक्षिण अफ्रीका में नहीं रहने देंगे। यदि वह अफ्रीका लौटा तो उसे उतरने से रोकेंगे और यदि उतरा तो उसे समाप्त कर देंगे। राजकोट पहुंचने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि मुंबई में प्लेग से बहुत जनहानि हो रही है। वे अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मुंबई दौड़ गए और जनता को प्लेग से बचाने के उपाय समझाने लगे। उन्होंने देखा कि धनी मानी लोग भी अपने घरों की सफाई नहीं करते, जिससे हवा दूषित होती है। उन्होंने गरीब और अमीर दोनों को समझाया कि प्लेग से बचने का उपाय स्वच्छता और वायु की शुद्धता है। मुंबई में वे प्रसिद्ध नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले। उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने बहुत प्रभावित किया। वे उन्हें अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। समय समय पर अपनी समस्याओं का उनसे समाधान प्राप्त करने लगे। गोखले भी उनकी समाज सेवा के कारण उनसे पुत्रवत व्यवहार करने लगे। गांधी जी मुंबई से चेन्नई गए। तमिल कुली बाल सुंदरम की करुण कहानी सारे देश में फैल चुकी थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के मजदूरों और कुलियों के हितों की रक्षा करते थे। यह जानकर बहुत से तमिल भाषी उनसे मिलने आए। गांधी जी ने थोड़ी तमिल सीखी अवश्य थी, पर वे उसे ठीक तरह से बोल नहीं पाते थे। विदेशी भाषा में बोलना पसंद नहीं था, परंतु विवश हो उन्हें अंग्रेजी में ही तमिल भाषी जनता को अफ्रीका की स्थिति समझानी पड़ी। धीरे धीरे गांधी जी की ओर भारतीयों का ध्यान आकर्षित होने लगा। उनके प्रति आदर पैदा होने लगा। गांधी जी स्वदेश में कठिनाई से 6 महीने ही बिता पाए थे कि नैटाल में उन्हें दक्षिण अफ्रीका लौटने का तार मिला। अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की जो आग वे सुलगा आए थे वह धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी। उसे नियंत्रण में रखने के लिए सुलगाने वाले की आवश्यकता आ पड़ी थी। सेठ अब्दुल्ला ने कुरलैंड नामक जहाज खरीदा था। उसी पर उन्होंने गांधी जी को सपरिवार बिना किराया दिए आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सेठ के आग्रह को स्वीकार किया और अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ डरबन की ओर प्रस्थान कर दिया। उनके साथ साथ दूसरा जहाज नादरी भी भारतीय कुलियों और व्यापारियों को लेकर नैटाल की ओर चला। गांधी जी तो यूरोपीय पोशाक में रहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को भी विशेष पोशाक पहनने का आदेश दिया, जिससे वे गोरों द्वारा अपमानित न हो पाए। पारसियों की पोशाक यूरोपीय पोशाक के समान ही लगती थी, अतः उन्होंने कस्तूरबा को पारसी महिलाओं के समान वस्त्र पहनने को कहा और बच्चों को कोट पैंट बूट और मोजे पहनाए। बच्चों ने बूट कभी नहीं पहने थे, इसलिए उनके पैरों में छाले पड़ गए। गांधी जी ने उन्हें छुरी कांटे से भी खाना सिखलाया। इससे कस्तूरबा को बड़ा अटपटा लगा, परंतु जिद्दी पति परायण पत्नी विवश थी। समर्पण में ही उसे सुख मिलता था। जहाज सेठ अब्दुल्ला का था, इससे वह मुंबई से सीधे डरबन रवाना हो गए। मार्ग में उसे भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा। जहाज कई बार ऊंची लहरों के कारण बुरी तरह डगमगाता था और यात्री घबराकर चिल्लाते थे। गांधी जी सबको सांत्वना देते और परमात्मा से प्रार्थना करते थे। तूफान से बचकर जहाज ने डरबन बंदरगाह पर लंगर डाल दिया। बंदरगाह पर गोरे बड़ी संख्या में इकट्ठे थे और गंदा गांधी वापस जाके नारे लगा रहे थे। नैटाल के लोगों ने पहले गांधी जी को डरबन में प्रविष्ट न होने देने का निश्चय कर लिया। जब उन्होंने 2 जहाज़ों को डरबन बंदरगाह पर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि गांधी उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए 2 जहाज़ों में कुली भरकर लाया है। उन्होंने दोनों जहाज़ों के भारतीयों को तुरंत लौट जाने का नारा लगाया। वे धमकाकर कहने लगे कि अगर किसी कुली ने उतरने की कोशिश भी की तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा। गांधी जी यात्रियों को शांत रहने का ढांढस बंधाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हो तो स्वदेश लौट सकते हो सकता है उतरने पर मौत के मुंह में झोंक दिए जाओ। सभी भारतीयों ने डरबन बंदरगाह पर उतरने के अपने अधिकार को न त्यागने का निर्णय लिया।
उन्होंने गांधी जी से कहा कि हम गोरों की गिदड़ भभकियों से नहीं डरेंगे। जहाज के बंदरगाह पर पहुंचते ही डॉक्टरों ने यात्रियों की जांच की। कोई यात्री बीमार नहीं था। फिर जहाज चूंकि मुंबई से आ रहा था और वहां प्लेग की बीमारी थी, इसलिए यही बहाना लेकर जहाज को 23 दिन तक बंदरगाह पर अलग रखा गया और भारतीयों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। डॉक्टरी मत से प्लेग के कीटाणु 23 दिन तक कायम रहते हैं। यह आदेश आर्यों की दृष्टि से नहीं लिया गया था, गोरों के विरोध आंदोलन के कारण लिया गया था। भारतीयों को वापस भगाने की यह एक चाल थी। डरबन के गोरे बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे थे। सेठ अब्दुल्ला को डराया धमकाया जाता था, लालच भी दिया जाने लगा, परंतु सेठ धमकियों से डरने वाले नहीं थे। 23 दिन का निर्धारित समय बीत जाने पर डरबन के भारतीय और उनके वकील मिस्टर लॉटेन जहाज पर आए और भारतीयों को उतरने के लिए प्रोत्साहन देने लगे। यात्री उतरने लगे, परंतु गांधी जी को सरकार ने संध्या तक न उतरने की सलाह दी, क्योंकि गोरे बहुत उग्र हो रहे थे। सरकार को उनके प्राणों का भय था। गांधी जी ने संध्या को उतरना स्वीकार कर लिया, परंतु एडवोकेट मिस्टर लॉरेन उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर दिन में ही ले जाने पर उद्यत हो गए। जहाज के कप्तान से विदा लेकर गांधी जी मिस्टर लॉरेन के साथ अपने मित्र रुस्तम जी के मकान की ओर चलने लगे। गोरे लड़कों ने उन्हें पहचान कर गांधी गांधी की आवाज़ें लगाईं। गोरों की भीड़ जमा हो गई। मिस्टर लॉरेन ने जो बैठने के लिए रिक्शा मंगाया था, उसे लड़कों ने भगा दिया। गांधी जी भीड़ में फंस गए। लॉरेन उनसे अलग हो गए। गांधी जी ने जहाज से रवाना होने से पूर्व अपनी पत्नी व पुत्रों को रुस्तम जी की गाड़ी में सकुशल पहुंचा दिया था। अब गांधी जी भीड़ में फंस गए। तब उन पर पत्थर और सड़े अंडे बरसने लगे। किसी ने उनकी पगड़ी छीनी, किसी ने लातें मारी, किसी ने कोड़े मारे, किसी ने घूंसे और मुक्कों से पीटा। गांधी जी ने किसी पर हाथ नहीं उठाया। वे बेसुध होकर गिरने ही वाले थे कि इतने में पुलिस सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर की पत्नी उनके पास पहुंच गई और उनके सिर पर छाता तानकर खड़ी हो गई। उसी समय पुलिस की एक टुकड़ी उनकी रक्षा के लिए आ गई। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उन्हें पुलिस थाने में ठहरने को लिए कहा, परंतु गांधी ने ठहरने से इनकार कर दिया। उन्हें जनता की बुद्धि पर विश्वास था। उन्होंने कहा, जब भी उन्हें गलती समझ में आएगी वे अपने कृत्य के लिए स्वयं लज्जित होंगे। उनकी इच्छा के अनुसार पुलिस ने उन्हें रुस्तम जी के घर पहुंचा दिया। वहां भी गोरों की भीड़ जमा हो गई। गांधी कहाँ है, उसको निकालो की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तब पुलिस ने गांधी जी को समझाया, आप मित्र के मकान से छद्म वेश में निकल जाइए, अन्यथा भीड़ मकान को जला देगी। मित्र के मकान की रक्षा को ध्यान में रखकर गांधी जी पुलिस कांस्टेबल के वेश में छिपकर निकल गए। 2 जासूस भी उनके साथ हो लिए। जब तक गांधी जी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा दिए गए, तब तक पुलिस सुपरिटेंडेंट भीड़ को नियंत्रित किए रहा। अंत में उसने मकान के तलाशी का अभिनय किया और बाहर आकर भीड़ से कहा, तुम्हारा शिकार तो निकल गया। जब भीड़ को यह विश्वास हो गया कि काला बैरिस्टर वहाँ नहीं है, तब वह हो करती हुई तितर बितर हो गई। पुलिस उपद्रवियों पर मुकदमा चलाना चाहती थी, परंतु गांधी जी राजी नहीं थे। समाचार पत्रों में गोरों की असभ्यता और उद्दंडता की कड़ी आलोचना की गई। डरबन के बहुत से गोरे लज्जित हुए, क्योंकि जिन कारणों से वे गांधी जी से क्रुद्ध थे, उनके लिए वे बिल्कुल जिम्मेदार नहीं थे। गांधी जी ने जब नेटाल कांग्रेस का कार्य हाथ में लेने का निश्चय किया, साथ ही वे कुछ लोक सेवा भी करना चाहते थे। उन्हें बीमारों की तीमारदारी में बहुत सुख मिलता था, इसलिए वे मिशन अस्पताल में कुछ समय इसी कार्य में देने लगे। वे अपना सब काम स्वयं करने लगे। उन्होंने भोजन बनाना सीख लिया, कपड़ा धोना भी सीख लिया और कपड़े स्वयं धोने लगे। यद्यपि उनके लड़के अंग्रेजी ढंग से रहते थे, फिर भी उन्हें वे अंग्रेजी के मिशन स्कूल में पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, अतः उन्हें घर पर ही पढ़ाने का प्रबंध किया गया। गांधी जी में सेवा भावना प्रबल थी। इसका प्रमाण बोर युद्ध में सभी को मिल चुका था। युद्ध समाप्ति के बाद उन्होंने रोगियों की प्राकृतिक चिकित्सा करनी प्रारंभ की। कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिनके कारण लोग आश्चर्य करने लगे और गांधी जी में विशेष रूप में परमात्मा की शक्ति देखने लगे। बोर युद्ध की समाप्ति पर कुछ समय उन्होंने रोगियों की सेवा की और फिर भारत लौटने की इच्छा प्रकट की। प्रवासी भारतीयों ने बड़ी अनिच्छा से उन्हें जाने की अनुमति दी और उनसे यह वचन लिया कि जब उन्हें आवश्यकता होगी वे उनकी सहायता के लिए अफ्रीका पुनः लौटेंगे। प्रवासी भारतीयों ने विदाई के अवसर पर गांधी जी को अनेक प्रकार के उपहार भेंट किए। उनमें कस्तूरबा के लिए हीरे का एक हार भी था। गांधी जी उपहारों को ग्रहण करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने जो उपहार प्राप्त किए उन्हें बैंक में रख दिया और उसका एक ट्रस्ट बना दिया। कस्तूरबा पहले हीरे का हार देने के लिए राजी नहीं हुई थी, क्योंकि वह गांधी जी को नहीं उन्हें प्रदान किया गया था।
गांधी जी ने कस्तूरबा के तर्क को स्वीकार नहीं किया और उनका बहुमूल्य हार भी उन्होंने बैंक में रख दिया और बैंक में रखे हुए धन का सार्वजनिक कार्य में उपयोग करने का ट्रस्ट द्वारा व्यवस्था कर दिया।